किसान भाइयों बहनों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम गांव किसान के आज के अंक में। मैं हूं आपके साथ ज्योत्सना। गांव किसान एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें हम आपको खेती किसानी और पशुपालन के संबंध में तो विशेष जानकारियां देते ही हैं, साथ ही आपकी मुलाकात करवाते हैं एक ऐसे कामयाब किसान से जो कि आज दूसरे किसानों के लिए मिसाल बन चुके हैं। कुछ ऐसी ही जानकारियां अपने आज के गाँव किसान कार्यक्रम में भी आपके लिए खास तौर से लेकर आए हैं। तो फिर आइए अपने आज के गाँव किसान कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं हमारे पहले सेगमेंट खेती किसानी से। मशरूम एक शाकाहारी भोजन है। प्राचीन काल में हमारे पूर्वज जंगलों से खाने वाली मशरूम इकट्ठा किया करते थे, लेकिन आज के समय में इसकी बहुत सारी किस्में उगाई जाने लगी हैं, जो भोजन में लगातार प्रचलित होती जा रही हैं। दुनिया भर में मशरूम की करीब 60 प्रजातियों की पहचान हुई है। भारत में भी 15 किस्मों की खेती हो रही है। इसमें बटन मशरूम, ढींगरा मशरूम, पराली मशरूम, दूधिया मशरूम और शिताके मशरूम प्रमुख हैं और इनकी सबसे ज़्यादा खेती हरियाणा, महाराष्ट्र, उड़ीसा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु में हो रही है। मशरूम की खेती जितने भी फार्मिंग सिस्टम है उसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण खेती है, क्योंकि आजकल की जो समस्याएं देखें, नंबर एक तो मशरूम की खेती से वेल्थ फ्रॉम वेस्ट, यानी कि जो वेस्ट है भारतवर्ष के अंदर लगभग 700 मिलियन टन के करीब एग्रीकल्चर वेस्ट पाया जाता है, जिसका प्रयोग हम मशरूम की खेती के लिए कर सकते हैं। दूसरा, लैंड की रिक्वायरमेंट बहुत ही कम है। जैसा आपको मालूम है कि जो ज़मीन है धीरे धीरे कम हो रही है और हमारी पॉपुलेशन धीरे धीरे बढ़ रही है, फूड की डिमांड बढ़ रही है। उसकी फूड डिमांड को मीट आउट करने के लिए हमें कुछ ऐसी फसलों की ध्यान देना पड़ेगा जिसके लिए ज़मीन की कम से कम ज़रूरत पड़े, और उनमें मशरूम एक ऐसी फसल है जिसके लिए लैंड की रिक्वायरमेंट बहुत ही कम है। दूसरा, महिलाओं के लिए सशक्तिकरण, महिलाओं को अगर एम्पावरमेंट करनी है, पर्टिकुलरली जो रूरल वुमेन है, उसको करने के लिए मशरूम एक बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दे सकता है, क्योंकि जिस तरह की इसकी नेचर है मशरूम की, बहुत जो काम है बहुत हल्का है, घर के अंदर इसकी खेती होती है, तो उस तरह का काम महिलाएं बड़े आराम से कर सकती हैं। इसके साथ ही जो कुपोषण हमारे समाज में, हमारी पॉपुलेशन के अंदर फैला हुआ है, जितना प्रोटीन हमें लेना चाहिए, प्रोटीन हम नहीं ले पाते, और मशरूम के अंदर लगभग 35% इसके अंदर प्रोटीन पाया जाता है, बहुत ही हाई क्वालिटी का प्रोटीन है, और इस वजह से मशरूम की फसल को बढ़ावा देने की बहुत ज़रूरत है, उस माल न्यूट्रिशन को मीट आउट करने के लिए। इसके साथ ही वाटर स्कैरिसिटी, पानी की धीरे धीरे कमी हो रही है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, तो उसकी वजह से क्या है कि मशरूम इज इंडोर क्रॉप, बाहर का जो क्लाइमेट है उसके ऊपर मशरूम का बहुत कम इसके अंदर असर पड़ता है, और इसको हम बंद कमरे के अंदर लगाते हैं जिसके ऊपर क्लाइमेट का बहुत कम इसमें असर पड़ता है। और पानी की रिक्वायरमेंट, जहाँ 1 किलो धान पैदा करने के लिए, 1 किलो राइस पैदा करने के लिए लगभग 2500 लीटर से लेकर 3000 लीटर तक पानी की आवश्यकता पड़ती है, वहीं मशरूम 1 किलो मशरूम पैदा करने के लिए मात्र 25 लीटर पानी का जो है प्रयोग किया जाता है। तो इसलिए पानी को देखते हुए, और अंत में मशरूम इज ए जीरो वेस्ट इंडस्ट्री, अंत में कुछ वेस्ट नहीं होता, जो कुछ बचता है मशरूम ग्रो किया, अंत में जो कुछ बच गया उसका एक बहुत ही बढ़िया ऑर्गेनिक मैन्योर खेतों के लिए बनता है, जिसको हम फसलों में डाल सकते हैं, फलदार पौधों में डाल सकते हैं, सब्जियों में डाल सकते हैं, और उसका उत्पादन बहुत बढ़ता है, और उसको किसी दूसरे खाद को देने की ज़रूरत नहीं होती। जैसे हम फर्टिलाइज़र वगैरह देते हैं उसको देने की आवश्यकता नहीं होती। और लाभ, जितना लाभ मशरूम के अंदर है शायद ही किसी दूसरी फसल के अंदर होगा। मोटे तौर पे अगर देखा जाए तो मशरूम में जो किसान की आमदनी है, जितना पैसा आप लागत लगाते हैं, 3 महीने के बाद वो पैसा डबल हो जाता है। अगर एक हेक्टर ज़मीन के ऊपर किसान, कोई बड़ा किसान कोई मशरूम के उत्पादन लेता है, तो 1 वर्ष के बाद लगभग 1 करोड़ रुपए शुद्ध लाभ कमाएगा। इसके साथ साथ लगभग 40-50 लोगों को रोजगार भी वहाँ पे उपलब्ध कराया जा सकता है। यूपी, राजस्थान वगैरह क्षेत्रों में किसान भाई सर्दियों के दिनों में मशरूम का उत्पादन करते हैं, और वो लगभग 30 फुट बाई 60 फुट झोंपड़ी का वहाँ पे निर्माण करते हैं। उसमें एक फसल लगाते हैं, वो 3 महीने के अंदर वो 1 लाख रुपए उस एक झोंपड़ी से शुद्ध लाभ वो मशरूम की फसल लगा करके कमाते हैं। तो छोटे किसानों के लिए, बड़े उत्पादकों के लिए मशरूम एक आय का बहुत ही उत्तम साधन है, जिसको पूरा वर्ष भर हम, और अलग अलग मशरूम की खेती, सीजनल मशरूम की खेती बड़ी कम लाभ के ऊपर हम वर्ष भर कर सकते हैं।
अभी आपने देखा हमारा सेगमेंट खेती किसानी। इसके साथ ही कार्यक्रम गांव किसान में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे वापस अपने अगले सेगमेंट के साथ। आप देखते रहिए दूरदर्शन के साथ। 50 साल से लगातार कृषि दर्शन है आपके साथ। खेती की नई तकनीकों से लेकर किसानों की हर समस्या का हल, जारी है कृषि दर्शन का ये सफर। किसान चैनल के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 5:30 पर। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम गांव किसान में। तो फिर आइए कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और अब देखते हैं सेगमेंट हमारा पशुधन। किसान भाइयों बहनों, हमारे देश में कई वर्षों से गौपालन किया जा रहा है। गौपालन के कई लाभ भी हैं। गौपालन करने से खेती में भी काफी मदद मिलती है। आइए हमारे पशु विशेषज्ञ से गौपालन के विषय में विस्तार से जानकारी हासिल करें। ग्रीष्म काल में पशुपालकों को पशुओं की देखरेख में विशेष ध्यान देना चाहिए। पशु का आवास जितना अधिक स्वच्छ तथा आरामदायक होता है, पशु का स्वास्थ्य उतना ही अधिक ठीक रहता है, जिससे वह अपनी क्षमता के अनुसार उतना ही अधिक दूध उत्पादन करने में सक्षम हो सकता है। अतः दुधारू पशुओं के लिए साफ सुथरी तथा हवादार पशु आवास का निर्माण आवश्यक है, क्योंकि इसके अभाव से पशु दुर्बल हो जाते हैं और उसे अनेक प्रकार के रोग लग जाते हैं। एक आदर्श पशु आवास बनाने के लिए कई बातों का ध्यान रखना चाहिए। तापमान के बढ़ने से पशुओं में तनाव बढ़ जाता है, जिससे पशुओं को बचाने के लिए हवादार खुली जगहों का और उनके चारे पानी का अच्छा इंतजाम होना चाहिए। पशुओं को खुले आवास में रखा जाना चाहिए। पशुओं को एक घिरी हुई चार दीवारी के अंदर खुला छोड़ दिया जाता है। देखिए, ये जो तापमान बढ़ने के बाद जो तनाव आता है या स्ट्रेस जो आता है, उसके लिए जैसे हम लोगों को हवा, पानी और आवास, ये चीज़ें ज़रूरती है, वैसे पशुओं के लिए भी हवा, पानी और आवास की हमारी जैसी ज़रूरत है। तो उन जब भी हम डेयरी फार्म या पशु फार्म बनाते हैं, उनका आवास बनाते हैं, तो ये देखना चाहिए कि वहाँ फ्रेश एयर यानी अच्छी हवा का, शुद्ध हवा का आदान प्रदान अच्छी तरह से हो जाए, जिसे हम प्रॉपर वेंटिलेशन कहते हैं। दूसरी चीज़, शेड की जो हाइट है, ये हाइट सेंटर में 4.5 से 5.5 मीटर तक होनी चाहिए। साइड में 2.5 से 4.5 मीटर तक होनी चाहिए। और पशुओं के लिए जब हम आवास बनाते हैं तो खुला आवास यानी ओपन हाउसिंग सिस्टम, यानी कि पशुओं को बांध के नहीं रखना है, उनको खुला छोड़ना है, ताकि वो कंफर्टेबल रहे, आराम से रहे। वो जितना आराम से रहेंगे उतना प्रोडक्शन अच्छा रहेगा। इसलिए खुली आवास या खुला आवास जिसमें खाली उनको छांव मिले, इस तरीके से छप्पर बनाना है या शेड बनाना है। BIS की स्टैंडर्ड से हर पशु को या हर जाति के पशु को कम से कम कितनी स्पेस होनी चाहिए, कि कम से कम कितनी जगह देनी चाहिए, ये स्टैंडर्ड्स है। उस स्टैंडर्ड्स के हिसाब से उनको बांधने या शेड के नीचे रखने के लिए कितनी जगह होनी चाहिए, और उनको घूमने के लिए, जिसको पैडॉक कहते हैं, ये जगह कितनी होनी चाहिए। ये जितने पशु रखने हैं उस नंबर के हिसाब से शेड बनाया जाए। शेड के आजू बाजू में छांव के लिए
रेन ट्री जैसे या कुछ बड़े फास्ट ग्रोइंग ट्रीज, पौधे या पेड़ लगाने चाहिए। और अगर अलग से दूसरे कुछ पौधे लगाते हैं तो फॉडर के लिए यूजफुल हो ऐसे पौधे लगाने चाहिए ताकि उनको फॉडर करके भी यूज कर सके। अगर ये चीजें हम ध्यान में रखते हैं तो जो एनिमल फार्म है वो थोड़ा माइक्रो एनवायरनमेंट वहाँ का जो है वो ठंडा रहने में मदद हो जाएगी। इसके सिवा अगर शेड का जो डायरेक्शन है वो ईस्ट वेस्ट होना चाहिए, पूर्व पश्चिम, ताकि डायरेक्ट सनलाइट या धूप शेड में एंटर ना कर सके। इसकी वजह से भी शेड का तापमान कंट्रोल में रहने के लिए मदद होती है। जब ज़्यादा तापमान बढ़ जाता है या ज़्यादा धूप बढ़ जाती है तो एनिमल्स या पशु हमारे पानी ज़्यादा पीते हैं। पानी ज़्यादा पीने से क्या होता है, उनका फीड इंटेक जो है, खाना कम खाते हैं, इसलिए इसका डायरेक्ट इफेक्ट प्रोडक्शन पे हो जाता है या दूध कम मिलना शुरू हो जाता है। इसके लिए हम जो उनको फीड दे रहे हैं उसमें एनर्जी और प्रोटीन का कंटेंट बढ़ा के या प्रोटीन या एनर्जी सप्लीमेंट्स दे के उसको मेकअप कर सकते हैं। अगर समर में तापमान को ज़्यादा ही बढ़ जाता है तो हम लोग छप्पर के ऊपर घास डाल के उसके ऊपर पानी छिड़क सकते हैं ताकि अंदर का माहौल ठंडा रहे शेड के नीचे। या हम लोग डायरेक्टली पशुओं के ऊपर पानी छिड़का सकते हैं या फॉगर्स लगा के, जिससे मिस्ट पैदा होती है, ऐसे फॉगर्स लगा के एनिमल के ऊपर पानी छिड़क सकते हैं। इससे शेड का माइक्रो क्लाइमेट जो है या तापमान जो है तुरंत कम होने में मदद होती है। तो अभी आपने देखा सेगमेंट हमारा पशुधन। किसान भाइयों बहनों, गर्मी बढ़ती जा रही है, पारा बढ़ता जा रहा है। ऐसे में ज़रूरत है कि हम अपने पशुओं का ठीक प्रकार से रखरखाव करें जिससे कि उनका स्वास्थ्य बेहतर बना रहे। तो आइए देखते हैं कि इस माह का पशुपालक कैलेंडर क्या सलाह देता है। मई में ध्यान देने वाली बातें। मई माह में अधिक तापक्रम होने की संभावना रहती है। साथ ही कुछ स्थानों पर आंधी तूफान के साथ वर्षा भी प्रायः होती है। गर्मी जनित रोगों के फैलने से पशुओं में तापघात, जल और लवण की कमी, भूख कम होना एवं कम उत्पादन जैसे लक्षण देखने को मिलते हैं। पशुओं को धूप और लू से बचाने के उपाय करें। चारे का संग्रहण और उसकी समय पर खरीद कर सकें, ऐसे उपायों के बारे में सोचें। पशुओं में लवणों की कमी न होने पाए, इसके लिए लवण मिश्रण निर्धारित मात्रा में दाने या बाटे में मिला कर दें। पशुओं के आहार में मौसम के अनुसार आवश्यक बदलाव करें। गेहूं का चोकर और जौ की मात्रा बढ़ाएं। पशुओं को संतुलित आहार दें जिससे उनकी दुग्ध उत्पादन क्षमता बनी रहे। चिंचड़ों और पेट के कीड़ों से पशुओं के बचाव का उचित प्रबंध करें। चारे के लिए बोई गई चरी, मक्का और बहुऋतुजीवी चारा घासों की कटाई करें। इस माह में भेड़ से ऊन कतरने का कार्य करें। तो अभी आपने देखा इस माह का पशुपालक कैलेंडर। इसके साथ ही कार्यक्रम गांव किसान में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे वापस अपने अगले सेगमेंट के साथ। आप देखते रहिए दूरदर्शन के साथ। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल? मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल? कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद? किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। उपज के भाव ताव, आवक का हाल चाल, आयात निर्यात पर पैनी नजर, जानकारों की सटीक सलाह सिर्फ मंडी खबर में सोमवार से शनिवार सुबह 8:05 पर।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम गांव किसान में। तो आइए कार्यक्रम में एक बार फिर बढ़ते हैं आगे और अब देखते हैं सेगमेंट कामयाब किसान की दास्तान। किसान भाइयों बहनों, खेती किसानी अब एक ऐसा क्षेत्र बनता जा रहा है जहां पे हमें हर दिन नए नए सफल किसान भाई बहनों के नाम सुनने को मिलते हैं। आइए आज आपकी मुलाकात करवाते हैं एक ऐसे ही सफल किसान से जो कि जैविक तरीके से कर रहे हैं एकीकृत खेती और मुनाफा कमा रहे हैं। मैं पिछले करीब 15-20 साल से खेती बाड़ी से जुड़ा हुआ हूँ, लेकिन पिछले 10 साल से मैं ऑर्गेनिक खेती कर रहा हूँ। और किसान भाइयों को मैं बताना चाहूँगा कि ऑर्गेनिक खेती करने के जो फ़ायदे हैं वो जब इस चीज़ से हम जुड़ जाते हैं तो हमें महसूस होता है कि हम मिट्टी के स्वास्थ्य की, मानव के स्वास्थ्य की, पशु पक्षियों के स्वास्थ्य के साथ और इस पर्यावरण के साथ कितना सहयोग करते हैं, ये हमें जब महसूस होता है जब हम ऑर्गेनिक से जुड़ जाते हैं। जैविक खेती आज के परिवेश में देखते हुए जैविक खेती का बहुत बड़ा योगदान है। आज हम देखते हैं कि जो कीटनाशकों का प्रयोग, रासायनिक खादों का प्रयोग हम खेती में करते हैं, उनकी वजह से हमारे स्वास्थ्य का, हमारे मिट्टी के स्वास्थ्य, हमारे पर्यावरण का जो नुकसान हुआ है, उससे हमें बहुत जो नई नई बीमारियों से जूझना पड़ रहा है, हमें पैसे खर्च करने पड़ रहे हैं, अस्पतालों में जाना पड़ रहा है, उस सब के बचने के लिए हमें जैविक खेती की तरफ ध्यान देना होगा, जैविक खेती करनी होगी। जब मैं खेती करने लगा था तो मुझे भी कोई जानकारी नहीं थी। जो जैसे मेरे बुजुर्ग या मेरे परिवार वाले जो खेती करते थे, मैं भी ऐसे ही खेती करता था। लेकिन समय की मांग को देखते हुए, नई नई बीमारियों को देखते हुए, कीटनाशकों के प्रयोग में होने वाली हानि जो है उसको देखते हुए मैंने भी जैविक खेती की तरफ ध्यान दिया, जिससे मुझे स्थानीय जो हमारा विभाग है, कृषि विभाग गौतम बुद्ध नगर, या केवी के कृषि विज्ञान केंद्र छोलस, या हम जाते हैं जब पूसा, जिन्होंने मुझे इस लाइन पे लगाया, जैविक खेती की तरफ मुझे बढ़ावा दिया और मेरे उत्पादन को बढ़ाया, मेरी लागत को कम किया और मेरे जो आमदनी है उसको बढ़ाया। जैविक खेती को सभी सरकारों ने बहुत बढ़ावा दिया है। मैं समझता हूं कि सरकार की जो योजना उनको भी लागू करें और अपने आत्मनिर्भर बन के अपनी तरफ से भी, अगर सरकार की हमें योजनाएं पूरी तरह से नहीं भी मिल पाती हैं तो भी अपनी तरफ से भी पूरा सहयोग करें। अपने जो हमारे पारंपरिक तरीके थे, जैसे हमारे बुजुर्ग जो पहले खेती करते थे वो भी जैविक खेती थी, जिसको हम आज दूसरी बार अपनाने जा रहे हैं। जैसे कि हम हरी खाद का प्रयोग कर सकते हैं, फसल कटने के बाद में हरी खाद है, ढैंचा खाद है, सणिक खाद है, मूंग है, उर्द की खेती है, ये हम कर सकते हैं। फसल चक्र अपना सकते हैं या हम सहफसली कर सकते हैं। दूसरा यह है कि उसमें वर्मी कंपोस्ट, नेडअप कंपोस्ट या हमारा जो गोबर का खाद है, जो लगभग 3 महीने या 4 महीने बाद हमको एक अच्छे खाद के रूप में, जिसे हम हाथ में लेके भी हम अपने खेत में यूज कर सकते हैं। उसकी एक खुशबू आती है, जबकि गोबर में बताते हैं कि बदबू आती है, लेकिन जब एक अच्छा खाद तैयार हो जाता है 3 महीने बाद, तो उसमें बदबू नहीं आती, उसमें खुशबू आती है, जो एक जैविक पदार्थ बन जाता है। उसमें जो जीवाणु हैं उनकी संख्या बढ़ जाती है और जो हमारे माइक्रो न्यूट्रेंट्स हैं, सूक्ष्म तत्व हैं जो हमारी मिट्टी के, उनकी भरपूर मात्रा उनमें मिल जाती है। एक कार्बन तत्व होता है जो अगर अच्छा मिट्टी का कार्बन तत्व 1 पॉइंट के करीब आ जाता है, जब 1 आ जाता है तो उसमें हमारी जो और दूसरी चीज़ें उन्हें देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। उससे हमारा पीएच मान, मिट्टी का स्वास्थ्य, हर तरीके के पानी की क्षमता बढ़ जाती है, मिट्टी में पौधे की ग्रोथ बढ़ जाती है, मिट्टी के उम्र, जो पौधे की उम्र है उसमें भी बदलाव आता है। जल्दी से पौधा, जो हमारे फलदार पौधे हैं जैसे हमारी सब्जियां हैं, वो जल्दी से नहीं पक पाती हैं, तो जिनसे हमें किसान को फ़ायदा मिलता है, जो उन्हें स्टोरेज करने की क्षमता वो भी बढ़ जाती है। किसानों से एक अनुरोध मैं करना चाहूँगा कि पानी को बचाना है हमको,
बिजली को बचाना है, अपनी मिट्टी के स्वास्थ्य को बचाना है। मैं इतना ही कहूँगा कि जो भी किसान हम अपना करते हैं, जो भी खेती बाड़ी करते हैं, किसी भी फसल की खेती बाड़ी करते हैं, तो उसमें पानी का एक संतुलित उपयोग करा जाए। जैविक जो हमारे कंपोस्ट है उनका उपयोग किया जाए, अपने मिट्टी के स्वास्थ्य को बढ़ाया जाए, अपने खुद के स्वास्थ्य को बढ़ाया जाए, अपने देश के स्वास्थ्य को बढ़ाया जाए। धन्यवाद। तो अभी आपने मुलाकात की हमारे आज के कामयाब किसान से। हम उम्मीद करेंगे कि हमारे आज के गांव किसान कार्यक्रम में दी गई जानकारियों से आप सभी को ज़रूर लाभ मिलेगा। तो हमारे आज के गांव किसान कार्यक्रम के इस अंक में बस इतना ही। अगली बार फिर करेंगे आपसे मुलाकात कुछ और खास जानकारियों के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान।